A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी विच इज़ ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी उसके चैप्टर नंबर 7 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. ये इस चैप्टर का टाइटल है. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर भी देखना तो आपको साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर सारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं. वहाँ पे आपको इसके लिंक मिल जाएगा. जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में. तो ऐसा नहीं है कि टिश्यूज़ के बारे में हमने पहले बात नहीं किया. छोटी क्लासेस में भी हमने टिश्यूज़ के बारे में बात किया है. आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा. जो लोग पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि टिश्यू क्या होते हैं. हमने काफ़ी बार बात किया. मैंने आपको बार बार बताया कि सेल्स होती हैं. हमारी बॉडी जो है सेल्स से मिलकर बनी होती हैं और एक स्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं वो मिलकर बनाती है टिश्यू. ठीक है, तो हमने ये बात किया था. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हमारी बॉडी, अगर हम पूरी बॉडी को देखते हैं, सिर्फ हमारी ही नहीं किसी भी एनिमल की बॉडी को, प्लांट्स की बॉडी को इनफैक्ट, तो जो पूरी बॉडी होती है किसी एनिमल की वो टिश्यूज़ से बनी होती है, अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ से. तो हम उन टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा ऑर्गन जो है आपके किस टिश्यू से मिलकर बना है और टिश्यू होते क्या हैं. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेट टू वर्क इन अ ग्रुप. अब आपने इवोल्यूशन के बारे में अगर आप बात करते हैं, देखो मेरा पर्पस, मैं अगर आपको ये एनसीईआरटी सीरीज ले रही हूँ तो मेरा पर्पस, क्योंकि लिखा तो सब कुछ एनसीईआरटी में हुआ है, आप सीधा वहाँ से भी पढ़ सकते थे, बट सिंस अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मेरा बेसिक पर्पस यही है कि मैं आपको उसका बेसिस समझा पाऊँ कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, आपको वो कैसे याद रहेगी, लॉजिक आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए. तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं, जब ये धरती के ऊपर, ये अर्थ के ऊपर सबसे पहले जब लाइफ फॉर्म आई थी, जब कोई जीवित चीज़ यहाँ पर आई थी, तो वो क्या था? वो एक सेल थी, सिंगल सेल का कोई ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया टाइप. तो वो जो सेल थी, और वो सेल कैसी थी? प्रिमिटिव सेल, है ना. वो ट्रू सेल नहीं थी, वो ट्रू सेल नहीं थी, वो प्रिमिटिव सेल थी. प्रिमिटिव का मतलब है उस सेल की मशीनरी जो थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई है. इन सेल्स के बारे में दो तरीके की सेल्स होती हैं, है ना. एक मैच्योर सेल्स होती हैं और एक प्रिमिटिव सेल्स होती हैं. तो हमने उनके बारे में पहली वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में बात किया है, जिसके अंदर जो डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. तो सबसे पहले जो सेल्स बनी थी वो इस तरीके से सेल्स बनी थी. और फिर क्या हुआ, वो सेल्स एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते थे पहले, फिर धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई हुए और फिर क्या हुआ, थोड़े अलग तरीके के एडवांस ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए. एडवांस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, अलग बहुत सारी सेल्स बनने लग गई, मल्टी सेलुलर होने लग गए. अब अगर अलग अलग सेल्स बन रही हैं तो सेल्स ने स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया. क्या होना शुरू कर दिया? एक तरीके की सेल एक फंक्शन करेंगी, दूसरी तरीके की सेल का ग्रुप दूसरा काम करेगा, तीसरे तरीके के सेल का ग्रुप तीसरा काम करेगा. इस तरीके से स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाती है. स्पेशलाइजेशन जब होना शुरू हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स तरीके के एडवांस ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, उनके पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं. आप ये बात समझिए, जब हम डेवलप हो रहे थे ह्यूमन बींग्स, जो आदि मानव की बात करते हैं, हम होमोसेपियंस हैं तो हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं, स्टोन एज में जाते हैं, तो क्या होता था उससे भी पहले, मतलब स्टोन एज से पहले की बात हो रही है, होमो इरेक्टस की बात हो रही है. तो उस वक्त क्या होता था? उस वक्त होता था कि हमारे पास स्पेशल टूल्स नहीं होते थे, हम एक ही औजार नहीं होते थे, हम एक ही चीज़ से सारे काम करने की कोशिश करते थे, तो हम स्पेशलाइज नहीं थे. उसी तरीके से जो हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाया. ये सेल ये काम करेंगी, ये वाली सेल जो हैं ये स्किन बनाएंगी, ये वाली सेल जो है हमारा दिमाग बनाएंगी, अलग तरीके की सेल हमारा ब्लड बनाएंगी. इस तरीके से बहुत सारी सेल में क्या होने लग गया, स्पेशलाइजेशन होने लग गई. तो अब जो ये स्पेशलाइज सेल्स थी, जो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स जो होता है, उसी को हम कहते हैं टिश्यूज़. वो ग्रुप जो स्पेशलाइज सेल का जो एक ही तरीके का काम करता है उसको हम कहते हैं टिश्यू. ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी. बहुत सारी सेल्स वो एक तरह का काम कर रही हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं. तो
जब सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाती है, वेल ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट टू वर्क इन अ ग्रुप, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल होगा वो एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्पेशलाइज फंक्शन, उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ऑरिजिन एंड स्पेशलाइज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। एक तरीके का काम करने के लिए वो स्पेशलाइज हो गई हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यूज़। अगर आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं समझने के लिए, तो ये देखिए, ये बहुत सारी सेल्स थी, लिविंग सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं। लिविंग सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, उन्होंने ये सारी ग्रुप बनाया और ये टिश्यू बन गई। कैसा ग्रुप है ये? सेम फंक्शन एंड सिमिलर टाइप ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन डिफरेंट भी हो सकता है बट फंक्शन उनका सेम हो जाएगा, तो ये बन गया टिश्यू। टिश्यूज ने क्या किया? डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। एक ऑर्गन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, तो स्टमक के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज हो सकते हैं। अंदर वाला इसका म्यूकोजल लाइनिंग हो सकती है, एपिथेलियल, यहाँ पे बाहर कुछ और हो सकता है, सिलियरी भी हो सकती है इसकी लाइन। तो ये सब मिलके बनाएंगे एक ऑर्गन। लिविंग सेल से टिश्यू बना, टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनी। ये एक हायरार्की है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। ये पूरा इस तरीके से हायरार्की चलती है। बहुत सारी इस तरीके से आप देख सकते हैं। टिश्यू कहाँ पे प्लेस्ड है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये। टिश्यूज के जो अलग अलग टिश्यूज जो मिलके बनाएंगे एक ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से शुरू होगा, सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, पैनक्रियाज भी है, ये सब मिलके बना देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। और अलग अलग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब मिलके कौन बना देंगे? हमारी पूरी बॉडी। ओके। फिर अगर आप सोसाइटल लेवल पे हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं? सोसाइटी। सोसाइटीज़ मिलके नेशंस बनाती हैं, नेशंस, फिर वो सब, ठीक है, प्लैनेट एंड ये सब आ जाएगा। तो ये वाला अगर साइंटिफिकली आप देखते हैं तो दिस इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसको एक सिंपल लेवल पर देखना चाहते हैं तो समझने के लिए। अब हम यहीं से आगे बात करेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ की, कितने तरीके के टिश्यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ का क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। तो दिस इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जब भी सवाल आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल हो सकता है, कभी कभी स्ट्रेट सवाल भी आ जाता है सीधा, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ जाएगा अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो। अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन रिलेशन टू देयर फंक्शन। टिश्यूज़ और ऑर्गन्स क्या फंक्शन करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं, तो हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्टोलॉजी क्या है? टिश्यूज़ और ऑर्गन के फंक्शन की जो स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी कह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दिस वेरिएशन इन सेल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, कितने टाइप के टिश्यूज़ बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 4 तरीके के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ये 4 तरीके के हमारे पास टिश्यूज़ हैं। बाकी सब सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। हमारे पास 4 तरीके के टिश्यूज़ बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। नाम आपको सब जगह मिल जाएंगे इसके, किसी भी किताब के अंदर। क्या होते हैं ये, कैसे बनते हैं, क्या इनका फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले आपको ये समझ में आ गया, स्पेशलाइज सेल्स हैं, वो ग्रुप करती है टुगेदर, जिनका सेम फंक्शन है, उसको हम टिश्यू कह रहे हैं। टिश्यू की जो और ऑर्गन की जो स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। 4 तरीके के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ठीक है। अब हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? अब समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। हमारी बॉडी के अंदर अगर आप कभी बात करते हैं, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर हम बात करते हैं बॉडी के डिफेंस सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, आपने बात की है बहुत बार, आपने देखा है, अब कोरोना पीरियड में तो आपने काफ़ी ज़्यादा बात की हमने, इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है। तो इम्यून सिस्टम कैसे बनता है? अब इम्यून सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है हमारी आउटसाइड, एक होता है इनसाइड। मतलब अगर एक पहली लेयर, आउटसाइड इनसाइड भी नहीं कहेंगे, इनसाइड भी है ये, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर डिफेंस है ये। फर्स्ट लेयर जो डिफेंस है ना,
फर्स्ट लेयर डिफेंस जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस वो हमारी जितनी भी माउथ अंदर से आपको जितनी भी कवरिंग दिख रही है आपको अपने बॉडी के अंदर, उन सब की जो भी ओपनिंग्स दिख रही हैं उन सब की जो लाइनिंग है अंदर से अंदर तक पूरी वो कवर्ड है, वो सब एपिथेलियल टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग विच यू शुड कीप इन योर हेड कि आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो यहाँ से आती है। इसके बारे में भी हम बात करते जाएंगे। समझाने के लिए आपको बताया एपिथेलियम क्या है, कवरिंग्स हैं ये। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, और एपिथेलियम ये कवर करता है बोथ क्या, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्फेसिस ऑफ द एनिमल बॉडी। बाहर से भी कवर कर रहा है, अंदर से भी कवर कर रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। हमारी जो आपको बॉडी दिख रही है उसके बाहर की कवरिंग भी, मान लीजिए ये बॉडी है, किसी भी एनिमल की बॉडी है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, देखिए इसकी ये बाहर की कवरिंग भी, इसकी अंदर की कवरिंग भी, ये सब की सब क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू होगा। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑल सैक्स ऑफ द लंग, सिंपल क्यूबॉइडल किडनी, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ईसोफेगस, ये सारी की सारी कवरिंग्स आपको एपिथेलियल टिश्यू की दिखाई दे रही हैं। बाहर की कवरिंग भी और अंदर की कवरिंग्स भी। कैसे? तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एपिथेलियल टिश्यू कवर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्फेसिस ऑफ द एनिमल बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस होती है, या तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है, अंदर से कवर है, या तो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। देखिए जब भी आप देखते हैं, मुंह से आप कुछ खाते हैं, मुंह के थ्रू आपके गले में जा रहा है, गले के थ्रू आपके स्टमक में जा रहा है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो एक्सक्रीशन आपको करना है वो एनस के थ्रू आपने एक्सक्रीट आउट कर दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, वो अलग से है, बीच बीच में ओपनिंग मिलेंगी आपको। तो एपिथेलियल टिश्यू का ये, तो क्या है फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या है, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगी। पहली बात, जो सेल्स होंगी एपिथेलियल टिश्यू में, जितनी भी सेल्स होंगी, देखिए इस चैप्टर के अंदर तो सेलुलर लेवल पर दिखाया गया है सेल्स कैसी हैं, क्यूबॉइडल, ठीक है, कॉलमनर, इस तरीके से दिखाया गया है। वो सब डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझ लीजिए क्योंकि ये कवरिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, बाहर से भी कवर करके रखा है इसने बॉडी को और अंदर से भी इसने कवर करके रखा है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई बॉटल है जिसके बाहर भी आपने कवर चढ़ा रखा है, आपकी वो थर्मस वाली बॉटल को समझ लीजिए, बाहर भी उसके चारों तरफ आपने कवर कर रखा है उसको, और अंदर से क्या है, उसके अंदर प्लास्टिक की या स्टील की कोटिंग है अंदर से, और उसके बीच में उसमें कुछ मटेरियल भरा हुआ है। ऐसी बॉटल आती है आपकी, अच्छी बॉटल की बात कर रही हूँ मैं, प्लास्टिक बॉटल की बात नहीं कर रही मैं, थर्मस बॉटल की बात कर रही हूँ। थर्मस बॉटल में क्या होता है, थर्मस बॉटल में अगर आप थर्मस बॉटल का ऐसे डायग्राम में बना दूँ तो मान लीजिए ये थर्मस बॉटल का अंदर का पार्ट है, और इसके बाहर क्या होता है, ये ऐसे आपको एक कवरिंग मिलेगी और इसमें कुछ कुछ भरा होगा ताकि अंदर वाला पानी जो है ठंडा रहे, ऐसा कुछ होता है। तो इस बॉटल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ये बाहर वाली कवरिंग है और ये इसकी अंदर वाली कवरिंग है। तो ये अगर हम अपनी बॉडी को भी ऐसा ही समझ लें, मान लीजिए बॉटल ना होकर ये कुछ आपका कैम्फर होता जिसमें एक टूटी लगी होती है यहाँ पर पानी लेने के लिए, ठंडा पानी वाला, तो आप उसको ये समझ लीजिए। तो ये जितनी जितनी कवरिंग है अंदर से भी, वो भी टिश्यू से कवर है, एपिथेलियल टिश्यू से, और ये जो बाहर वाली जो कवरिंग है, स्क्रैच भी ना लगे, वो भी टिश्यू से कवर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इस तरीके से ये कवर है। अब क्योंकि ये कवरिंग्स बनाता है, ठीक है, तो ये जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो होंगी वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, वो टाइटली अरेंज होती है सारी सेल्स, ताकि कहीं पर भी लीकेज ना हो। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नैरो, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगी वो बहुत कम होगी इसमें। जो साथ वाली जो सेल्स होंगी वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू लाइज ऑन अ थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये थोड़ा बायोलॉजिकली हो गया थोड़ा। ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये नॉट प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू। मटीरियल्स आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट नहीं है। अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, नर्व एंडिंग्स में पेनिट्रेट द एपिथेलियल टिश्यू, नर्व एंडिंग्स उसके अंदर जाके जाती हैं। नर्व एंडिंग जो है वो नर्वस जो टिश्यू है हमारा उसका पार्ट है,
कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ब्लड वेसल्स, हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो फंक्शन क्या कर रहा है वो फंक्शन जो परफॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू, वो क्या करता है हमको प्रोटेक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन दे रहा है हमको। कैसे, कवर कर रहा है हमारे सर्फेसेस को एंड लाइंस इन द कैविटीज ऑफ द ऑर्गन, देयरफॉर दे आर समटाइम्स कॉल्ड सरफेस टिश्यू। इसको हम सरफेस टिश्यू भी किस लिए कहते हैं, इसको हम सरफेस टिश्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल जितनी भी सरफेसेस होंगी हमारी बॉडी के अंदर उसको कवर करता है। ये क्या करता है, बैरियर क्रिएट करता है। अगर हम स्किन की बात करते हैं या म्यूकोजा की बात करते हैं तो ये बैरियर क्रिएट करता है टू कीप डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। पूरे बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग करता है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, they do not have intercellular spaces and have a tiny amount of cementing material in between them। एक दूसरे से चिपके होते हैं वो। Epithelial tissue is separated from underlying tissue by extracellular fibrous basement membrane called collagen। जो एक मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, तो यहाँ पे ये सेपरेट कैसे होगी नीचे वाली लेयर से, ये कोलेजन की लेयर आएगी। ये जो लेयर है ये कोलेजन की लेयर होगी, इससे ये दूसरे वाले टिश्यू से अलग होगा। कवरिंग है ना, कवर है, जैसे आपने किसी चीज़ पे बॉटल के ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है तो वो नीचे वाली लेयर से अलग होगा ना, तो वो कोलेजन उसको अलग करेगा। थोड़ा सा आपको डिटेल लग रहा होगा बट ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। जो भी एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का इन द बॉडी हैज़ टू क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जब भी बॉडी में कोई भी एक्सचेंज होता है तो एक लेयर तो कम से कम एपिथेलियल टिश्यू की क्रॉस करनी पड़ेगी। तो एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो परमिएबिलिटी इज़ एसेंशियल बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो परमिएबल होनी चाहिए, मतलब वो अलाउ करेंगी, एक जो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल है उसको अलाउ करती हैं। फिर हम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू। कैसे, वो लंग्स की लाइनिंग भी बना रहा है, एपिथेलियम ऑफ लंग। जो हमारी लंग्स हैं उसकी कवरिंग भी तो एपिथेलियल टिश्यू से हो रही है ना। तो एल्वियोलाई जो होंगी वो रेगुलेट कर रही हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन कंसनट्रेशन बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। तो रेस्पिरेटरी टिश्यू की लाइनिंग भी क्योंकि एपिथेलियल ही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियल टिश्यू से है, तो वो रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प कर रहा है, हमारे स्टमक की, इंटेस्टाइन की, सबकी अंदर की जो कवरिंग है वो तो एपिथेलियल है, तो लाइन ऑफ एपिथेलिया फाउंड इन इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। सिक्रीशन में कैसे हेल्प कर रहा है, एपिथेलियल लाइनिंग इन द कैविटीज गिव राइज टू ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर, मुंह से शुरू हो जाता है, वहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, जैसे ही मुंह में खाना डालते हो सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सिक्रीशन। जैसे स्टमक के अंदर खाना जाता है वहाँ से भी सिक्रीशन हो जाता है गैस्ट्रिक जूस का, म्यूकस का, तो ये सारे सिक्रीशंस करने में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है, एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट इन द किडनीज ट्यूब्यूल्स हेल्प्स एलिमिनेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरीके से जो होगा एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। जर्मिनल एपिथेलियम, ये कहाँ पर होगी, टेस्टीज और ओवरीज में। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टीज, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, ओवम एंड स्पर्म्स। एपिथेलियल रिस्पेक्टिवली एपिथेलियम प्रोड्यूसेस एक्सोस्केलेटन, एपिथेलियम और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्केल्स, फेदर्स, हेयर, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, हूव्स। जो आपको अपने नेल्स, क्लॉज ये सब दिखाई देते हैं वो सब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो था ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू था। अगर आप इसमें देखते हैं ये सारे के सारे आपको एपिथेलियल टिश्यू दिखाई देगा। अगर एपिथेलियल टिश्यू की अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके नाम है, वो कौन किसको कर रहा है, वो लंग्स के एयर सैक्स को कर रहा है कवर। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है। सिंपल, ये आपको याद नहीं रखना, सिंपल क्यूबॉइडल ये सब आपको याद नहीं रखना। आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे कवर कर रहा है। हमारी आउटसाइड की बॉडी को भी कवर करता है, इनसाइड की बॉडी को भी कवर करता है, वो कवरिंग बनाता है। और कवरिंग बनाने का मतलब क्या है, ताकि वो हार्मफुल चीज़ों को पेनिट्रेट ना करने दे, उन्हीं चीज़ों को जाने दे बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कोई हार्मफुल चीज़ होगी तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, पूरी तरह से रोक नहीं सकता, रोकने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये पहले तरीके का कौन सा टिश्यू था, फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू था ये, जो कि बता रहा था कि हमारे बॉडी में 4 तरीके के टिश्यूज़ थे, उसमें से ये फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बारे में
मैंने सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया है जितना मुझे लगता था कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम इसके डिटेल में जाएँ तो किस एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है, तो बहुत डिटेल चैप्टर है। अगर 11 की साइंस एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, बट उतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सिंपल क्यूबॉइडल है या सूडो स्ट्रेटिफाइड है, क्योंकि अगर आप सिंपल क्यूबॉइडल का क्या मतलब है और सूडो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है सिलिएटेड का, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे तो सूडो का मतलब देखो साइंस में वैसे तो बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब असली नहीं है नकली, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सिलिएटेड का मतलब है सिलिया, सिलिया के जैसा उसके अंदर कुछ होगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करता है। सूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड मतलब अगर आप मान लीजिए गलती से आपके मुंह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो चला गया, धूल चली गई या कुछ ऐसा सब्सटेंस चला गया, तो जो सीलिया होंगे वो इरिटेट हो जाएंगे और आपको खांसी आ जाएगी, छींक आ जाएगी, ताकि वो सब्सटेंस अंदर लंग्स में ना चला जाए। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। ईसोफेगस में कैसा होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में थी। बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो हमारा व्हाट शुड आई से, उतना ज़्यादा एफर्ट और उसमें एग्ज़ाम में कितना आता है वो वाला बैलेंस खराब हो जाएगा। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए जो कि इस चैप्टर में ना कवर किया जाए, लेकिन उस छोटे से पोर्शन के लिए इतना सारा टाइम जो है हम लगाएंगे वो एक वाइज स्टेप नहीं होगा। 95% तक के क्वेश्चंस उसी पार्ट में से पूछ लिए जाएंगे जितना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एपिथेलियल टिश्यू। तो सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। So thank you so much and best of luck for your preparation.